हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सर नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेकेंड वर्जन, दैट इज़ रिफ्रैक्शन पार्ट। इस चैनल पर मैं इससे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन पार्ट डाल चुका हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल का। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस साल आपको रिफ्लेक्शन पार्ट नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हो तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन मैं 7-8 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूँ, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। बट हम अभी सीबीएसई के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर्स में आपको वही कॉम्पिटिटिव वाली पूरी फीलिंग मिले। तो आज से हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चा जेईई मेंस, नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए वीडियोस अपनी तरफ से मैं ऐसा बनाऊंगा कि आपको किसी भी कंसेप्ट की कोई कमी ना रह जाए। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं बच्चों, राइट। देखो, जैसे लाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कभी भी अगर शाइनी सरफेस पर टकराए, कभी भी कोई लाइट रे अगर शाइनी सरफेस पर टकराती है तो आपको ये बताया गया है कि लाइट हमेशा क्या करती है बच्चों, सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। अगर सरफेस क्या है, शाइनी है ना। आप यहां पर मिरर भी बोल सकते हो इसको। इस रे को मैं बोलता हूं इंसिडेंट रे, और इसको मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टेड रे। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मैं यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल गिरा दूं सरफेस पर तो इसको बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा, है ना। ये चीज हम पढ़कर आए हैं। दिस वाज रिफ्लेक्शन पार्ट, और इससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। मैं इसकी सीरीज डाल चुका हूं पहले अपने चैनल पर। हाँ, हमने आज इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक समझना है कि एक और फिनोमिना है जो लाइट रे शो करती है, वो है रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन अराइजेस कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या भाई। सी, रिफ्रैक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फिनोमिना ऑफ बेंडिंग, डेविएटिंग light ray when it passes or travel through two different mediums। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। ये देखो, हम अगर यहां पर एक ग्लास स्लैब बना दे ऐसे, और यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लूं मैं, पॉइंट पी, और यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं, पॉइंट ए, राइट। या इसको ऐसे समझते हैं हम, यहां पर मैंने एक पॉइंट पी मार्क कर लिया और यहां पर एक पॉइंट ए मार्क कर लिया। अब मैं चाह रहा हूं कि पॉइंट ए से कोई लाइट सीधा पॉइंट पी पर जाकर टकरा जाए, लेकिन जैसे ही मैं एक लाइट को थ्रो करूंगा और मैं चाहूंगा कि वो पॉइंट पी पर जाए ऐसे, बट रिजल्ट मुझे कुछ और देखने को मिलेगा। मुझे ऐसे देखने को मिलेगा कि जो लाइट रे है, राइट, वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हुई और कहीं यहां पर, थोड़ा सा मैं रफली बता रहा हूं इसको, और थोड़ा सा यहां पर किसी क्याउडेश पॉइंट पर जाकर मुझे मिली। लाइट सीधी नहीं ट्रेवल करी, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। जैसे कि यहां पर लाइट अभी एयर में है, यहां पर मैंने कोई ग्लास स्लैब बीच में रख दी और यहां पर भी एयर है, तो लाइट सीधा ना चल पाई, राइट। अगर यहां पर परफेक्टली एयर होती तो लाइट बिल्कुल सीधा ट्रेवल करती है, ऐसे डेविएट ना करती अपने पाथ से। तो लाइट का ये फिनोमिना कि लाइट को जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम ट्रेवल कराएंगे जो कि कंपैरेटिवली डेंसर या लोअर डेंसर होगा, तो अपने पाथ से लाइट हमेशा डेविएट करती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। बट यहां पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी, और इस डेविएशन को मैं बोलता हूं कि ये फिनोमिना क्या है, रिफ्रैक्शन। ये बच्चों वाली बात है, 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा आप पर चलते हैं, इसे थोड़ा सा और प्रो लेवल पे चलते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो अगर आप चाहो तो अब कुछ बातों को और समझते हैं बच्चों। अब आपको ना एक ये चीज समझनी है कि एक मीडियम हम कंसिडर करते हैं रेयर मीडियम, और एक करते हैं हम डेंसर मीडियम। अब ये रेयर और डेंसर का मतलब क्या होता है, सी, जिस भी मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, या मैं बोलूँगा कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, तो वो डेंसर कंसिडर होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको
एक थैली में एयर है और एक थैली में पानी है, तो कौन सा मीडियम डेंसर हुआ, किसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई? जैसे कि एक बैलून है पानी वाला और एक बैलून है एयर वाला, सेम साइज का, तो आपको पानी वाला जो बैलून है थोड़ा सा भारी लगेगा, राइट। तो मीडियम की भी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर को मैं कंसिडर करूंगा कि एक एयर जो है वो रेयर मीडियम है, यानी कि हल्का थोड़ा सा, आप ये बोल सकते हो, जिसकी डेंसिटी कम है। अगर मैं 1 मीटर क्यूब मार्क करूं तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो कम मिलेंगे एज कंपेरिजन टू अगर मैं यहाँ पर 1 मीटर क्यूब मार्क करूं। वाटर के मॉलिक्यूल्स वो टाइटली पैक्ड होंगे, ग्लास के मॉलिक्यूल्स वो टाइटली पैक्ड होंगे, तो यहाँ से ऑप्टिकल डेंसिटी डिफाइन होती है बच्चों, राइट। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो जब भी कोई लाइट ऐसा देखा जाता, अभी हमने पढ़ा ना कि लाइट एक फिनोमिना शो करते हैं कि अपने पाथ से डेविएट होने का, तो जब भी कोई लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो हमेशा लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी, बट किस तरह से डेविएट होगी वो समझना। देखो, अगर मैं एक इंटरफेस ड्रॉ कर दूं कि यहां पर एयर है और यहां पर वाटर है या ग्लास है, इंसिडेंट लाइट आई, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल आई। एंगल आई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करेगी तो एंगल आई आपको देखो कुछ बड़ा मिल रहा है, और इस रे को एक्चुअल में जाना कैसे चाहिए था? सीधा। अगर यहां पर कोई मीडियम ना होता तो लाइट सीधी जाती है ऐसे, कुछ इस तरह से, है ना। इसका स्केल का यूज करना, इसमें स्केल की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, बट एक्चुअल में अपने पाथ से वो डेविएट हो गई थोड़ा सा, है ना। डेविएट कैसे? वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई, अंदर की तरफ डेविएट हो गई यहां पर, राइट। और उसने एंगल क्या बनाया है कि यहां पर ये एंगल आर। अब आप ये देख पा रहे हो यहां पर कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल आई, वो ज्यादा है किससे? एंगल आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अच्छा, तो यहां से एक चीज और हमने जो की पॉइंट निकाला वो ये निकाला कि इस केस में जो लाइट है, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। इसको छोटी क्लासेस में ऐसे भी याद कराते हैं आपको, RDTN। इसको ऐसे भी याद दिलाते हैं, RDTN, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अभी बिल्कुल बेसिक बातें लिखो जरा। यही चीज अगर मैं ऑब्जर्व करूं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती हुई लाइट के लिए, यहां पर मैं अब एयर नीचे ले रहा हूं, अब मान लो लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब देखो यहां पर मुझे ऐसा ऑब्जर्व करने को मिला कि ये तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया एंगल आई, क्योंकि ये वाली लाइट कौन सी है? वही इंसिडेंट है, इसको IR नाम दे रहा हूं। ये क्या है यहाँ पर? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये सरफेस के साथ 90 डिग्री, इसको कभी नॉर्मल रे नहीं बोलते। ये लाइट रे सीधा जाना चाह रही थी, बट क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, अब मीडियम देखो ये वाला क्या हुआ, एक डेंसर मीडियम हुआ, और ये वाला क्या हुआ, एक रेयर मीडियम हुआ, यानी कि भारी मीडियम से हल्की मीडियम की तरफ जा रही है। तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या थोड़ा सा नॉर्मल से दूर की तरफ शिफ्ट हो गई। इस केस में नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा ये पूरा क्या होगा? एंगल आर। अब मुझे ये भी समझ आ रहा है यहाँ पर कि इस केस में जो एंगल आई है वो लेस देन किससे है? एंगल आर से। यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बच्चों वो ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बात है कि लाइट का बिहेव कैसे रहता है, ठीक है। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। जैसे यहां पर लिखा लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, इस पर्टिकुलर केस के लिए आप ये लिख सकते हो यहां पर लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं इससे। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, कुछ बातें जो हमको लाइट के बारे में पहले से ही पता होनी चाहिए। हाँ, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर जो है अभी स्किप कर दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले रिफ्रैक्शन या ऑप्टिक सीरीज को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि मोस्टली आपके स्कूल्स में ऑप्टिक्स भी कई स्कूल्स दे रहे हैं सितंबर एग्जाम में। तो ऑप्टिक्स बहुत अच्छा मार्क्स का कंट्रीब्यूशन देती है आपके ओवरऑल पेपर में, तो इसलिए क्यों ना पहले ऑप्टिक्स को
टाइम दिया जाए और उसके बाद फिर ईएम वेव की जाए, क्योंकि ईएम वेव 2 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ऑप्टिक्स को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ईएम वेव आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, हाँ ये चीज़ आपने ना केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कभी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते वक्त +1 में, वहाँ पर आपको बताया गया था कि 7 रेज की फैमिली है, रेडियो वेव्स, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेडिएशन जिसकी बात करते हैं हम, एक्स रेज, तो ये सभी जो है ईएम वेव फैमिली का पार्ट है। उसमें से ये आपको पढ़ने को मिलता है विजिबल रेज। तो आपको इतना पता होगा कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर, और लाइट अपने साथ एनर्जी भी कैरी करती है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एच म्यू, ये हमने पढ़ा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सबने पढ़ा होगा, वहां पर लाइट के पास एनर्जी है। जब आप लाइट को मेटल सरफेस पर स्ट्राइक कराते हो तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, तो डेट मीन्स इनके पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। वर्क फंक्शन आपने पढ़ा होगा, राइट। तो एनर्जी कितनी कैरी करती है लाइट अपने साथ, एच म्यू, यानी कि एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ। अच्छा, और ऐसा देखा गया है बच्चों कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है, राइट। और एक बात आपको मैं और यहां पर ऐड करा देता हूं, स्पीड भी चेंज होती है, साथ साथ वेवलेंथ आल्सो चेंजेस। लिख देता हूं यहां पर, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, यहां पर लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ भी चेंज होती है, राइट। ये भी पढ़ेंगे हम सब कुछ, ठीक है। जब भी मीडियम चेंज होगा, कहने का मतलब ये है कि सपोज ये यहां पर कोई मीडिया 1 है, यहां पर कोई मीडिया 2 है, तो कुछ बातें हैं जो मैं डायग्रामेटिकली समझा सकता हूं आपको, या हम समझ सकते हैं। वो कैसे, देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई किसी पर्टिकुलर एंगल पर, यहां पर मैं नॉर्मल बना देता हूं, ऐसे लो, नॉर्मल बना दिया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऐसा देखा गया कि लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड हो गई, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इससे मुझे 2 चीज़ें पता लग गई कि जो मीडियम 1 है, मीडियम 1 क्या है, एक रेयर मीडियम है, और मीडियम 2 क्या है, एक डेंसर मीडियम है, राइट। मीडियम 1 एक रेयर मीडियम है और मीडियम 2 क्या है, एक डेंसर मीडियम है। क्योंकि लाइट कहाँ पर बेंड हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट अंदर की तरफ बेंड हो गई। इससे मैं ये बात भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर लाइट की वेलोसिटी v1 है तो इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, v2, और v1 इज नॉट इक्वल टू v2। अगर मीडियम चेंज हुआ है तो लाइट की स्पीड भी चेंज होगी, पहली बात। और ये बात भी मैं जज कर सकता हूं, यहां पर अगर रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है तो v1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन v2, राइट। तो ये बात मुझे यहां पर कंक्लूजन लिख देना चाहिए कि फॉर अ रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। और यहां पर यही बात मैं क्या लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, लेस होगी, ठीक है। ये समझाऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको भी हम। तो ये बातें मैं यहां पर कंक्लूड कर सकता हूं बच्चों, ठीक है। ये वो नॉलेज है जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज जो समझने वाली है कि क्या लाइट की एनर्जी पे कोई इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि लाइट यहां से यहां पर एंटर हो रही है, क्या लाइट की एनर्जी पे इफेक्ट होगी, तो आंसर होना चाहिए नो। क्यों आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला देखूं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच म्यू, है ना। अगर हम बेसिक बात देखें, एच हमेशा कांस्टेंट है और म्यू भी क्या है, म्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स की होती है, लाइट की नहीं। फ्रीक्वेंसी हमेशा लाइट सोर्स की होगी। एक बार लाइट निकल गई तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। ये बात मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, है ना। क्योंकि देखो, मैं म्यू को क्या लिख सकता हूं, मैं म्यू को लिख सकता हूं सी बाय लैम्डा। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो c है, अगर c किसी n फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है तो लैम्डा भी किसी n फैक्टर से डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, काउंटर बैलेंस, और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। तो जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो लाइट की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लाइट का जो वेवलेंथ है वो चेंज होगा और लाइट की जो स्पीड है वो चेंज होगी, डिपेंडिंग ऑन की मीडियम किस तरह का है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम सीधा आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो बच्चों, हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी डेप्थ में जाके बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है। मैं बोल सकता हूं इट इज कैरेक्टरिस्टिक
or property of medium which decides speed of light in that medium. ये एक यूनिटलेस, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था परमिटिविटी, हमने पढ़ा परमिएबिलिटी अब तक, है ना, प्लस 2 के सफर में। परमिटिविटी भी किसी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है कि कितना वो अलाउ करेगी दो चार्जेस को कि वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंटली फोर्स लगा सके। परमेबिलिटी भी किसी मीडियम, फ्री परमेबिलिटी भी हम फ्री स्पेस की पढ़ते हैं कि वो मीडियम कितना ज़्यादा सुटेबल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सके। परमेबिलिटी एक सब्सटेंस की भी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, सब कुछ हम पढ़ के आए पहले। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक मीडियम की वो प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें लाइट एक बार एंटर हो गई तो लाइट की स्पीड जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है उससे कितना ज्यादा कम हो सकती है, राइट। तो ये वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिसाइड करेगा कि लाइट की स्पीड क्या रहने वाली है, कितनी कम होने वाली है। एक यूनिटलेस, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। अभी हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली दो तरह से डिफाइन हो सकता है बच्चों। इसकी दो टाइप्स है। या तो मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मैं बोलूंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में फर्क क्या है देखते हैं। दोनों का मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन में चेंज आ जाता है। जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो मैं कंपेयर करूंगा लाइट की वेलोसिटी को या लाइट की स्पीड को। जैसे कि लाइट अगर यहां पर मान लो ऐसे एंटर हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यहां पर मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल। इस तरह से लाइट सीधी जाने की बजाय मान लो टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे चली गई इस तरह से। अब ये तो क्लियर है कि एक रेयर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। क्लियर हो रहा है क्योंकि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। ये मुझे पता है कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, राइट। अच्छा, अब सुनो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होगा कि अगर मैं कंपेयर करूं लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम से किसी भी मीडियम में, मान लो ये एक वैक्यूम है, वैक्यूम रेयर है। जब एक मीडियम वैक्यूम हो और दूसरा मीडियम कोई भी डेंसर मीडियम हो वैक्यूम के कंपैरेटिवली, ठीक है। सो वैक्यूम और डेंसर मीडियम की अगर बात आ जाए तो मैं बोलूंगा कि मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये ग्लास है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी, इसको डिनोट किससे करेंगे, म्यू से, या चाहो तो आप एन से डिनोट कर सकते हो, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in any medium। जब मैं वैक्यूम को किसी भी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम से कंपेयर करूंगा, ये भी बताना भूल गए कि मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब मैं वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट को किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहा हूं। इसका ये मतलब होगा कि अगर मैं एन जी या म्यू जी को डिफाइन करना चाह रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, यानी कि वी। मैं बोल सकता हूं कि वैक्यूम में अगर स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो यहां पर इस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ भी होगी जो मुझे नहीं पता, राइट। तो एन जी इज इक्वल टू c/v, मैं ऐसे लिख सकता हूं। इससे एक बात और डिफाइन हो रही है बच्चों यहां पर कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। यानी कि किसी भी, अगर ग्लास यहां पर ले लूंगा, कोई भी मीडियम, अगर मीडियम लूंगा तो मैं एनएम लिख देता हूं यहां पर। यानी कि किसी भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। ये चीज पे हम आ रहे हैं अभी, एक बार पहले डेफिनेशन क्लियर हो जाए आपको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन यू कंपेयर स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम विद एनी अदर मीडियम, कि लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है, ठीक है।
अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो यहां पर दो मीडियम कुछ भी हो सकते हैं एक्सेप्ट वैक्यूम। जैसे कि यहां पर मान लो कोई मीडियम 1 है, यहां पर कोई मीडियम 2 है, मान लो लाइट यहां पर आई ऐसे, राइट, और लाइट ऐसे बेंड हो गई। अगेन ये मैं बोल सकता हूं कि ये रेयर है, ये डेंसर है। मान लो यहां पर लाइट की स्पीड v1 है, यहां पर लाइट की स्पीड क्या होगी v2। कंपेयर करके मैं बता सकता हूं, देखो अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है और ये वाला मीडियम में लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर आप बोलोगे कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, राइट। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आता हूं इस कहानी पर। तो बच्चों देखो, अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो देखो, अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगे 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ठीक है। मैं आपको ये लिखना सिखा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इसको लेकर, क्योंकि बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि 1 μ2 का मतलब क्या है, 2 μ2 का मतलब क्या। देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 μ2 या 1 μ2, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो यहां पर वर्ड लिखा हुआ यानी कि यहां पर इस जगह पर, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहा हूं इसके विद रिस्पेक्ट टू, मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहा हूं इसके विद रिस्पेक्ट टू, तो मैं इस बात को ये लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कि 1 के कंपैरेटिवली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, या 1 के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा डेंसर है, ये भी बात इसका मतलब हो सकता है, ठीक है। या 1 के कंपैरेटिवली इसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी कम है, ज्यादा है। अगर ये बात मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 μ1 या 2 μ1, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब देखो इस बात को लिखते कैसे है, अब आपको अगर ऐसे लिखना है, मान लो 2 μ1 को या 1 μ2 को, देखो 1 μ2 है तो इसको आप ऐसे लिखोगे μ2 ओवर μ1, या आपको पता अगर μ2 ऊपर है तो v2 नीचे होगा और μ1 नीचे है तो v1 ऊपर होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मान लो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट 2.8 इंटू 10⁻⁸ है, ठीक है, और यहां पर बोल दूं 1.4 इंटू 10⁻⁸ है। अगर आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बताओ विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब क्या हुआ, 1 μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब क्या होगा μ2 बाय μ1, या आप ये बोल सकते हो v1 बाय v2, राइट। तो यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2.8 अपॉन में 1.4, 10⁻⁸ से 10 कैंसिल, यानी कि क्या जाएगा 2, और 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या जाएगा, यानी कि 1/2, ठीक है। तो अभी जनरल नोटेशंस को सीख लो, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे तो मैं वहां पर भी आपको कोई चीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो जब भी आप मीडियम 1 को मीडियम 2 से कंपेयर करोगे और दोनों मीडियम क्या हो, वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो, तो मैं बोलूंगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। जब आप वैक्यूम से किसी भी मीडियम को कंपेयर करोगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। आप ये फॉर्मूलाज लिखो, फिर मैं बताता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको जल्दी से उतारो, नोट्स बहुत अच्छे बनने चाहिए इस चैप्टर के आपके। तो बच्चों अब कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑप्टिकल डेंसिटी के। इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं लिखना चाहूं कि जितने भी डेंसर मीडियम्स है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वो ज्यादा होगी। डेंसर मीडियम्स विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो n है या जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, राइट। जैसे कि कुछ अगर मीडियम्स की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्यूम की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 ही होता है वैसे तो। अगर मैं एयर की बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1.003। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट क्या होता है, 1.33। अगर मैं ग्लास की बात करूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.51 ऑलमोस्ट, कुछ अप्रोक्सीमेशन, मतलब आप बोल सकते हो कि 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर मैं डायमंड की बात करूं
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 2.42। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए आपको, है ना। यहां पर नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, ये पहली बात है जो अपने को पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/v के, सॉरी या ऐसा बोल दूं मैं, जो वेलोसिटी होगी किसी भी मीडियम में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर मैं बोलूं इस पर्टिकुलर एग्जांपल से कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किस मीडियम में मैक्सिमम होगी, तो मैं बिल्कुल प्राउडली बोल सकता हूं कि यहां पर वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बात करूं डायमंड की, डायमंड में वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी इस टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका जो वी मिनिमम क्यों है, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। वी मिनिमम बिकॉज एन इज मैक्सिमम। यहाँ पर वी मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, वो मिनिमम है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा और क्या बात हम लिख सकते हैं बच्चों, और हम ये बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी कि हाई टेम्परेचर लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जनरली पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कि मैंने 2 ग्लास लिए, ठीक है, एक ग्लास को ले रहा हूं मैं 40 डिग्री सेल्सियस पर और एक ग्लास को ले रहा हूं मैं 70 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों के अंदर मैंने एक लाइट को पास किया, वैक्यूम से पास किया मान लो, या एयर से पास किया। ठीक है, ये वैक्यूम से मैंने लाइट को पास किया किसमें, किसी भी ग्लास में। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जी, यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर लाइट की स्पीड सी है, यहाँ पर लाइट की स्पीड सी है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो लाइट थोड़ा सा बेंड भी हो गई और यहाँ पर एंटर हो गई, यहाँ पर लाइट ऐसे एंटर हो गई। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या अगर दोनों को मैं ग्लास ले रहा हूँ, दोनों मीडियम मेरे ग्लास है, सेम तरह की ग्लास है, सेम मीडियम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्लास, एक का टेम्परेचर है मान लो T1 और एक का टेम्परेचर है T2। अब यहाँ पर क्या बात है, देखो मटेरियल सेम है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो भी सेम है, राइट। क्या लाइट की स्पीड दोनों मीडियम में सेम होगी, तो आंसर है नहीं। जिस मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी भी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। और मैं बोलूँगा कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, ये हमने भी पिछले अभी प्रॉपर्टी में पढ़े। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ग्लास हाई टेम्परेचर पर है उसमें जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी विल बी ग्रेटर, उसमें लाइट की जो वेलोसिटी वो क्या बच्चों ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मीडियम भी सेम हो जाए, टेम्परेचर अलग हो जाए, तो मुझे वो मीडियम देखना जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर लाइट की स्पीड डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। और एक बात और बता देता हूँ आपको कि उतनी ही कम बेंडिंग देखने को मिलेगी। वो बेंडिंग वाला कंसेप्ट भी आपको समझाता हूँ, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। ठीक है, ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रब करके यहीं पे लिख रहा हूँ। देखो ये 3-4 बातें मैंने लिखवा दी ना, ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली आपको मिल जाएगी क्वेश्चंस में। अब एक बात और जो समझनी है आपने, देखो वो ये है, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर लाइट हमेशा वैक्यूम से एंटर हुई, मान लो कि जो मीडियम 1 है वो हमेशा वैक्यूम है। तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है, 3 एग्जांपल ले लेता हूं। ये मीडियम 1, ये भी मीडियम 1, ये भी मीडियम 1। यहां पर सपोज वाटर है, यहां पर ग्लास है और यहां पर डायमंड है मान लेते हैं।
वैसे डायमंड में तो TIR हो जाएगा, TIR भी समझाऊंगा आपको। मान लो कि यहां पर एक फेडेड ग्लास है, ठीक है, अब समझो जरा। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि यहां पर भी वैक्यूम है और यहां पर भी वैक्यूम है, ठीक है। यहां पर जब लाइट एंटर होगी ऐसे, तो लाइट हमेशा सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी। और अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर लूं इस तरह से, मान लो कि लाइट को हर बार मैंने 30 डिग्री एंगल पर फोल्ड कराया, हर बार, तो जब वैक्यूम टू वैक्यूम गई तो ये क्या होगा, 30 डिग्री एंगल। इस केस में एंगल I माइनस एंगल R, अगर मैं डिफरेंस देखूं तो वो 0 आएगा, ठीक है। एंगल I माइनस एंगल R क्या आएगा, 0 आएगा। और मैं बोलूंगा कि किसी भी तरह की बेंडिंग नहीं हुई, नो बेंडिंग, ठीक है। नोट्स आपने बनाने बच्चों, नोट्स आपके बहुत बेहतरीन बनेंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग बनाते रहे। इसको मैं 2 मिनट के लिए रब कर रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज को लिख चुके होंगे। सेम वे में अगर मैं यहां पर दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आऊं, इस एग्जाम्पल में वाटर में लाइट ने एंटर होना है और अगेन मैं लाइट को फोल्ड करा रहा हूं 30 डिग्री पर ही, ठीक है। लाइट को 30 डिग्री पे फोल्ड कराया, बट ऐसा देखा गया कि अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं इस तरह से, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने, और ये एंगल क्या है, 30 डिग्री। लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई क्योंकि मीडियम चेंज है ना, तो टुवर्ड्स नॉर्मल गई इस ऐसे, और ये एंगल देखने को मिला कितना बच्चों, 28 डिग्री। यानी कि अगर यहां पर एंगल I माइनस एंगल R कर रहा हूं तो मुझे 2 डिग्री का फर्क मिल रहा है। बेंडिंग होगी लाइट की, देखने को मिल गई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पीड भी चेंज होगी लाइट की, बिल्कुल चेंज होगी क्योंकि मीडियम अलग है यहां पर, है ना, लाइट बेंड भी हो गई। अब मैंने ग्लास में यही चीज ऑब्जर्व करी, ग्लास में भी लाइट को मैंने 30 डिग्री पे फोल्ड कराया, ये यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने कुछ ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री है यहां पर अगेन, राइट। जब यहां पर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि लाइट बेंड हुई, और जो ये एंगल है बच्चों, ये एंगल मुझे देखने को मिला 26 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर एंगल I माइनस एंगल R का जो डिफरेंस मिला मुझे 4 डिग्री का मिला। यानी कि यहां पर मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो बेंडिंग है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू वाटर। यहां बिल्कुल बेंडिंग नहीं हुई, यहां पर लेस बेंडिंग हुई, है ना, बेंडिंग हुई लेकिन बहुत कम हुई। यहां पर थोड़ी सी ज्यादा बेंडिंग हुई, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर मोर बेंडिंग, 4 डिग्री का फर्क आ गया। अगर मैं वो ये फेडेड ग्लास या फेंट ग्लास की बात करूं, तो जब लाइट यहां पर गिरेगी, एंगल में वही लेके चल रहा हूं 30 डिग्री, ये नॉर्मल बना दिया मैंने, ये इंसिडेंट रे है, यहां पर भी लाइट बेंड होगी, लेकिन यहां पर मुझे देखने को मिला ये कितना है, 22 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर जब मैंने एंगल I माइनस एंगल R चेक किया तो मुझे मिल रहा है 8 डिग्री का फर्क। तो यहां पर लाइट की जो बेंडिंग हुई वो बहुत ज्यादा हुई, मैं लिख रहा हूं मोस्ट बेंडिंग। तो इससे मैं ये बात बोल सकता हूं, इससे मैं कई बातें बोल सकता हूं इनफैक्ट, कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मैं बोल सकता हूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, ग्लास का कितना होता है 1.51, फेडेड ग्लास का थोड़ा सा ज्यादा होगा 1.63 ले लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी होता है लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेशन ले ली। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लाइट की जो बेंडिंग है वो बढ़ रही है बच्चों। इस बात को आप समझ पाए, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है लाइट की बेंडिंग बढ़ रही है, तो ये बात बोल सकता हूं कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से मैं एक और प्रॉपर्टी भी बना सकता हूं, ये बातें कंसेप्चुअली समझने वाली है, लिखने वाली है, इसके नोट्स अच्छे से बने होने चाहिए। यहां पर मैं एक पॉइंट और भी ऐड कर सकता हूं, एंगल I माइनस एंगल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंस, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा आपको एंगल I माइनस एंगल R का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि 30 डिग्री 28 डिग्री, मीडियम अगर मान लो ये थोड़ा सा डेंसर होता जैसे कि ये, तो ये डिफरेंस पहले 2 डिग्री का था, बाद में 4 डिग्री का हो गया, बाद में 8 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से क्या एंगल्स का डिफरेंस भी बढ़ रहा है। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी बच्चों, ठीक है। तो इसको एक बार प्लीज आप नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी और आपको बता रहा हूं मैं, जो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है 1/λ² पर। एक
साइंटिस्ट हुए मिस्टर कोची, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, तो वो इक्वेशन पर हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने वो बात प्रूव करके बताई थी कि जिस भी लाइट का, मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका क्या मतलब हुआ, लाइट विच हैज हायर वेवलेंथ will have lower value of रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सीधा सा मतलब ये होगा बच्चों कि जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा, राइट। अब वेवलेंथ अगर आपको समझनी है तो आप ऐसे समझो, देखो हमारे पास एक पैटर्न है जो हमने कभी 10th क्लास में पढ़ा था, प्रिज्म से लाइट के जो हम पास करते हैं वो आएगा हमारे पास आगे यहाँ पर भी, बट अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ, हमने एक पैटर्न पढ़ा हुआ है विबग्योर। ये जो डाउनवर्ड अगर मैं जाऊं तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मुझे पता है कि लैम्डा फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम, इसका मतलब यह भी होगा कि म्यू फॉर रेड कलर इज मिनिमम, ठीक है। इसका मतलब यह भी है लैम्डा फॉर वॉयलेट कलर इज मिनिमम, इसका मतलब यह भी होगा लैम्डा म्यू फॉर वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम। सिंपल और सरल भाषा में अगर आपको मैं बोलूं कि अगर मैं एयर से या वैक्यूम से किसी भी ग्लास में रेड लाइट को भेजूं तो वो बेंड होगी थोड़ा सा ऐसे, बहुत कम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या सबसे कम है उसका, तो बेंडिंग भी क्या होगी, कम होगी, राइट। अगर मैं यहीं पर रेड की जगह वॉयलेट को भेजता तो वो ज़्यादा बेंड होती, वो ऐसे बेंड होती इस तरह से। रीज़न क्या है, क्योंकि वॉयलेट कलर के लिए ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंपैरेटिवली रेड कलर ज़्यादा होगा। अगर आप प्रिज्म एक्टिविटी को थोड़ा सा ध्यान से डीपली एनालिसिस करो तो आपको ये नजर आता है कि जो सबसे नीचे वाली जो सबसे ज्यादा बेंड हो रही है लाइट रे वो वॉयलेट है, और जो सबसे ऊपर आपको पैटर्न में मिलती है वो क्या मिलती है, वो रेड मिलती है। या आपने कभी पढ़ा भी होगा कि जो वॉयलेट लाइट है या ये जो ब्लू फैमिली है ऊपर वाली, ये सबसे ज्यादा बेंड होती है लाइट रेज, और जो रेड लाइट है वो बहुत कम बेंड होती है, मीडियम अगर रेयर से डेंसर कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं, इजीली डेविएट नहीं होती अपने पाथ से, राइट। तो ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो किसी भी लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो डेफिनेट सी बात है कि जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा, ठीक है। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, ठीक है। इस बात को मैं यहां पर वैसे मेंशन तो कर रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इस पे बोर्ड एग्जाम में, राइट, कि रेड लाइट और वॉयलेट लाइट सेम मीडियम में एंटर हुई, विच विल बेंड मोर, या फॉर विच लाइट डिफरेंस बिटवीन एंगल आई एंड एंगल आर विल बी मैक्सिमम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन साइज, शेप और वॉल्यूम ऑफ मीडियम। Refractive index only depends on nature of medium, कि किस तरह का मीडियम है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काला है, गोरा है, या उसकी शेप कैसी है, ग्लास स्लैब है, प्रिज्म है। बात सिर्फ ये है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पर डिपेंड करे, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पर, उसका नेचर क्या है ना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। जैसे आपने कभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, राइट। तो पढ़ लेते हैं, ये आपने 10th क्लास में वैसे पढ़ा हुआ है पहले, फिर भी देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया दे लाई इन सेम प्लेन। देखो सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं, इसी पॉइंट पर लाई कर रहे हैं ये तीनों, राइट। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब अगर मैं बोलूं कि मान लो ये एंगल आई बन रहा है, ठीक है,
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल आर बन रहा है, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर टू मीडियम। मतलब अगर मैं इसके साथ रेशो लूंगा तो हमेशा मुझे एक प्योर नंबर मिलेगा। और एक्चुअल में अगर मैं बोलूं कि वो जो रेशो है ना, वो रेशो एक्चुअल में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो यहां पर कोई मीडियम 1 है, यहां पर कोई मीडियम 2 है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। मान लो लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। मान लो ये एंगल 45 डिग्री था और ये एंगल क्या है 30 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री करूँ, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर करूँ, तो उससे मुझे पता लगेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 यानी कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मुझे 1 म्यू 2 की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर मैं ऐसे करूं यहां पर, अगर मुझे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप क्या करो, साइन 45 डिवाइड बाय साइन 30 कर दो और आपको क्या इस 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग जाएगा। इसको लिखने का मैं तरीका भी सिखाता हूं आपको, देखो कभी गलती नहीं होगी। इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मीडियम 1 ले रहे हो आप, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले लेता हूं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 ले लेता हूं, या अगर आप चाहो तो μ1 ले लो, इसको क्या μ2 ले लो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। नोटेशन आप एक रखो, या तो n1 रखो या μ1 रखो। ठीक है, तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, n1 के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो n1 साइन 45 डिग्री, उसके बाद क्या बन रहा है इक्वल्स टू दूसरा मीडियम आ गया n2, तो n2 यहां पर एंगल क्या बन रहा है साइन 30। अगर आपको n1 निकालना है, मतलब आपको n1 बाय n2 निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, साइन 30 अपॉन में साइन 45। और आपको पता है कि n1 बाय n2 का मतलब क्या होगा, n1 बाय n2 का मतलब क्या होगा, देखो इसका ये मतलब हुआ कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना चाह रहा हूं। इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखता n2 बाय n1, तो ये क्या बन जाता, साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30। तो इस बात को मैं क्या लिखता, 1 and 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसको जल्दी से लिख लो एक बार, राइट। तो ये तरीका होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। तो यहां पर कई बुक्स में लिखा हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट एक्चुअल में वो कांस्टेंट का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। तो आप एंगल के बेसिस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, स्पीड के बेसिस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, वेवलेंथ के बेसिस पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। देखो अब एक और चीज आपको सिखाता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल, अभी ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 1 n2 और 2 n1 का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, देखो या ऐसा समझो आप, जो चीज ऊपर है ना, आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस निकाल रहे हो। जैसे कि यहां पर n1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसको प्रेफरेंस देनी है उसको आपने क्या पहाड़ पे चढ़ा दिया कि भाई तू ही सब कुछ है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आगे एक चीज और समझाता हूं आपको। देखो आपने ऐसे समझो बच्चों कि ये कोई भी एक मीडियम 1 है और ये कोई भी मीडियम 2 है। लाइट जैसे ही एंटर होगी इस मीडियम में, और मैं नॉर्मल बना रहा हूं यहां पर, और लाइट ऐसे चली गई, ये एंगल आई, ये एंगल आर। यहां पर देखो लाइट की स्पीड मान लो v1 है, लाइट की वेवलेंथ λ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, फ्रीक्वेंसी μ1 है। ठीक है, मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए। एनर्जी E है, E1 लिख देता हूं, चलो एनर्जी E1 है, लाइट की एनर्जी E1 है, वेलोसिटी v1 है, वेवलेंथ λ1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी μ1 है। तो यहां पर लाइट क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, राइट, तो ये मीडियम क्या हुआ, रेयर हुआ, और ये मीडियम क्या हुआ, डेंसर हुआ। अब देखो रेयर से डेंसर में जाते वक्त क्या क्या चेंज होगा। अगर मैं एनर्जी में देखूं तो एनर्जी को मैं लिखूंगा यहां पर, एनर्जी रहेगी E1 सेम। अगर मैं V1 को देखूं तो ये चेंज, मैं इसको ना थोड़ा सा साफ सुथरे वे में बना देता हूं। यहां पर साफ सुथरे वे में बनाने का मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख, एनर्जी E1 ही रही, एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी तो V2 बन जाएगी। ठीक है, या मैं लिख देता हूं यहां पर V2। ठीक है, λ1 है तो यहां पर λ2 हो जाएगा, n1 है तो डेंसर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी μ1 है तो यहां पर μ1 ही रहेगी। इससे मुझे ये पता लगा कि देखो एनर्जी सेम रही,
अच्छा, उसके बाद स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? मुझे पता लगा कि जो रेयर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा, तो v1 ग्रेटर देन v2, ये बात ऐसे लिखी जाएगी। लैम्डा 1 मुझे पता है कि रेयर मीडियम है, तो लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, ये बात ऐसे लिखी जाएगी। सॉरी, लैम्डा 1, हाँ ठीक है, लैम्डा 1 वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना, जहाँ पर स्पीड ज़्यादा वहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा, तो मैं इस बात को लिखूंगा वेवलेंथ ज़्यादा होगी किससे? वेवलेंथ 2 से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 लेस देन होगा किससे? n2 से, और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ये बातें वैलिड है इसमें, ठीक है। देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है c बाय, ऐसा बोल लूँ, या फिर म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c बाय लैम्डा, है ना। तो देखो अगर लाइट अपना, या फिर ऐसे लिख देता हूँ v बाय लैम्डा लिख देता हूँ, या वैक्यूम के लिए c बाय लैम्डा लिख देता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको बोलूँ लाइट ने मीडियम चेंज कर लिया, तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मान लो नई फ्रीक्वेंसी म्यू डैश है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? c बाय एन टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, है ना। देखो c बाय वी इक्वल्स टू एन होता है अगर वैक्यूम से किसी मीडियम में जाए, तो मैं यहाँ पर c को क्या लिख सकता, मतलब v को क्या लिख सकता हूँ? v को मैं c बाय एन लिख सकता हूँ, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय एन। तो मैंने क्या किया, c को मतलब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लाइट अगर मीडियम चेंज करूंगा तो v हो जाएगी, यहाँ पर लैम्डा डैश हो जाएगी, तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ? v को मैं लिख सकता हूँ c बाय एन, और लैम्डा डैश को मैं क्या लिखूंगा? लैम्डा डैश को लैम्डा बाय एन लिखूंगा, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू डैश अगेन दोबारा क्या मिल गया आपको? c बाय लैम्डा मिल गया, राइट। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ भी म्यू टाइम्स डिक्रीज होगी। अगर मैं आपको ये बोलूँ, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये बोलूँ यहाँ पर, ये बात लिख लेना कि ये मीडियम 1 है और मान लो ये वैक्यूम है, और ये मीडियम 2 है, और मान लो ये मीडियम कोई आपका ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। लाइट जी ऐसे गई और ऐसे बेंड हो गई थोड़ा सा, ठीक है, ये एंगल आई है और ये एंगल आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर लाइट की स्पीड c है, तो v कितना होगा? तो v की वैल्यू क्या होगी बच्चों? c बाय में 1.5 इस मीडियम में। अच्छा, इस मीडियम में लैम्डा कितना होगा? तो लैम्डा क्या होगा जी? लैम्डा मतलब इस मीडियम में लैम्डा m क्या होगा? लैम्डा यानी कि जितना लैम्डा यहाँ पर था डिवाइड बाय 1.5। तो यानी कि स्पीड और वेवलेंथ दोनों के दोनों म्यू टाइम्स डिक्रीज होते हैं जब भी एक लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। तो ये बातें एक जगह लिख लो सारी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है अगर आपके माइंड से एक भी चीज़ निकल गई बोर्ड एग्जामिनेशन में, और इवन तक कि आपके जेई मेंस में ये कंसेप्ट छोटे छोटे यूज होंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ आज, मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिखाता हूँ आज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये बात अपने को आनी चाहिए, ठीक है। तो एक हेडिंग देते हैं हम, क्या? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। डायग्रामेटिकली समझते हैं पहले इस चीज को। मान लो कि ये एक इंटरफेस बनाया मैंने और ऊपर क्या है आपके पास? एयर या वैक्यूम है, यहां पर क्या है? वाटर है। तो कुछ ऐसा हुआ कि लाइट रे को आपने किसी पर्टिकुलर आई एंगल से इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल। अब क्या होगा? लाइट सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, कहाँ पर? नॉर्मल की तरफ, है ना। थोड़ा स्केल का यूज कर लेना यार, इसमें स्केल की बहुत भारी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई, ये एंगल R। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ P। अब यहाँ पर क्योंकि वाटर है तो इसको थोड़ा सा वाटर वाली फीलिंग दे देता हूँ मैं, ये इस तरह से वाटर बना दिया मैंने यहाँ पर। अब जो लाइट वाटर के अंदर एंटर हो चुकी है, ठीक है, यहां पर मैंने एक मिरर लगा दिया, इस जगह पर मैंने एक मिरर लगा दिया, ठीक है। तो होगा क्या? लाइट जैसे इस मिरर पर टकराएगी 90 डिग्री पर गिरेगी, तो लाइट 90 डिग्री पर ही बाउंस बैक होगी, और ऐसा देखने को मिलेगा कि लाइट अपने उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी और दोबारा से उसी सोर्स की तरफ चली जाएगी, राइट। तो यानी कि लाइट यहां पर एयर से वाटर में भी गई और बाद में टकराते ही मिरर से, रिफ्लेक्शन के बाद वाटर से एयर में भी गई, ठीक है। दो तरह से काम हो रहा है यहाँ पर।
अगर मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को मैं Na लिख दूं और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को Nw लिख दूं, तो मुझे ना ये चीज प्रूफ करनी है कि WNA यानी कि एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या इसको ना ऐसा समझते हैं, चलो इसको ना अलग अलग मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू समझते हैं। मान लो कि ये वाटर है और ये कोई भी एक मीडियम है, या फिर ऐसा करो ना, वाटर भी छोड़ो, ये कोई मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है, तो ये N1 है, ये N2 है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 1N2, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अगर मैं 2N1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इतना मुझे पता है कि यार इस सिनेरियो को देखते हुए कि जो N1 है वो लेस देन N2 है, क्योंकि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, क्योंकि RDTN हो रहा है यहाँ पर, रेयर टू डेंसर लाइट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, है ना। इससे मुझे ये कंक्लूजन पता लगा। और मुझे क्या कंक्लूजन पता लगा कि वेलोसिटी V1 V2 से ज़्यादा होगी। इससे ये भी पता लगा कि λ1 λ2 से ज़्यादा होगा, है ना। ये बातें मैं कंक्लूड कर सकता हूँ देखते ही। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, when light ray goes from 1 to सेकेंड मीडियम, जब लाइट 1 से सेकेंड की तरफ जा रही है, तो एट पॉइंट P पर देखो क्या होगा। एट पॉइंट P सबसे पहले N1 है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर N1, और फिर क्या है एंगल I, तो N1 sin I इट शुड बी इक्वल टू N2 sin R। तो अगर मैं यहां पर यह बात लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, N2 by N1, N2 by N1 इक्वल्स टू साइन I अपॉन में साइन R। इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 1N2, इस बात को मैं ये लिख सकता हूं। इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं मैं। जब लाइट 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। लिख देता हूं यहां पर, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। उसके बाद जब मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई तो यहां पर मैं लिख रहा हूं व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम 2 to 1, जब 2 से 1 की तरफ लाइट गई, तो यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यहां से मुझे यह पता लगेगा कि सबसे पहले देखो N2 में है, तो इस बार क्या लिख रहा हूं मैं, N2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार क्या होगा, R, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये एंगल R, N2 sin R। यहां पर एंगल R जो बिहेव करेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लाइट इस बार कैसे जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रही है। तो N2 sin R इट शुड बी इक्वल टू N1 sin I। अब अगर मुझे 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो मैं 1 को ऊपर रखूंगा, तो N1 by N2 क्या बन जाएगा, साइन R अपॉन में साइन I बन जाएगा। और इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, इस बात को मैं लिख सकता हूं 2N1, या यहां लिख देता हूं 2N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराऊं, लिख देता हूं यहां पर मल्टीप्लाई 1 and 2, तो क्या बन जाएगा, देखिए 1N2 मल्टीप्लाई बाय 2N1 इट शुड बी, देखो ऐसे लिख देता हूं 1N2 मल्टीप्लाई बाय 2N1 इट शुड बी, यहां पर क्या है साइन I बाय साइन R, और यहां पर क्या है साइन R अपॉन में साइन I। अरे ये क्या मिल गया मुझे, ये तो 1 मिल गया, है ना। यानी कि मुझे रिलेशन क्या मिला, 1N2 इक्वल्स टू 2N1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ, जो मुझे फाइनल रिजल्ट मिला, मुझे ये रिजल्ट मिला 1N2 इक्वल्स टू 1 बाय में 2N1, या 2N1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1N2। सिंपल और साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर
मान लो कि ये आपका ग्लास है, कोई ग्लास और वाटर नहीं, मान लो ये आपका कोई मीडियम 1 और मीडियम 2 है। अगर 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है तो मैं ये बात इजीली बोल सकता हूं कि 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 3/4 इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ये जनरली हम बात डायरेक्टली बोल देते थे, लेकिन ये प्रूफ है, राइट। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? व्हेनेवर लाइट enters from one medium to another medium, after all the reflections and refraction, it will follow its original path again, or it will retrace its path again, then we will say it is basically condition of reversibility। या आप इसको डेरिवेशन को से कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, prove that always for two mediums 1 and 2 is always equal to 1 upon में 2n1। तो मैं ये चीज कर सकता हूं यहां पर, बिल्कुल मैंने देखो कंसेप्ट यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने स्नेल्स लॉ यूज किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों की जो ऑप्टिक्स है, जो कि बहुत से बच्चों का फियर होता है, बच्चा चाहे जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर करे या नीट के लिए प्रिपेयर करे, ऑप्टिक्स उसका सबसे बुरा सपना होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बेसिक से चीज़ों को नहीं पढ़ता, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से नोट्स बनाए कि एक चीज़ आपको बताई, आपको ये चीज़ें लिखनी है, और किसी चैप्टर के नोट्स बनाओ या ना बनाओ, लेकिन ऑप्टिक्स के नोट्स आपके हाथ से कम 2 बार बने होने चाहिए, तभी आप कंसेप्ट को सीख पाओगे। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, फिर चैप्टर को, इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। चलो बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं कि जब कंपोजिट स्लैब्स हो, जब लाइट मोर देन 2 पेयर्स में रिफ्रैक्ट करे, जैसे कि यहां पर मान लो सबसे ऊपर जो है एयर है, एक पेयर बन रहा है एयर से वाटर का, और फिर बन रहा है वाटर से ग्लास का, और फिर बन रहा है ग्लास से दोबारा से एयर का। लाइट को इन कंपोजिट स्लैब्स के थ्रू गुजरना है, तो मुझे यहां पर इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को भी अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में भी बहुत यूज होगा, सीबीएसई में बहुत कम यूज होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को ना समझना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बेटर करेगा। अगर मान लो लाइट किसी आई एंगल से इंसिडेंट हो रही है, तो यहां पर मैं बच्चों नॉर्मल ड्रॉ कर दूं पहले, एक देखो यहां नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसे। अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, एयर से वाटर थोड़ा सा डेंसर मीडियम है, तो लाइट थोड़ा सा क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ऐसे, तो ये एंगल आई होगा, तो इस एंगल को नाम दे रहा हूं मैं R1। अगर ये एंगल R1 है और यहां पर भी अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं ऐसे, ये एंगल R1 है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल R1, ये भी R1 होगा, राइट। अब R1 जो है, देखो लाइट की डायरेक्शन देखो, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और उसके बाद जब लाइट ग्लास में जाएगी तो इस तरह से बेंड होगी, और मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है तो थोड़ा सा और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो ये R1 है, तो अब यहां पर जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, R2 मिलेगा कोई, तो इसलिए इस एंगल को नाम दे रहा हूं मैं क्या, R2। अब ये एंगल अगर R2 है, यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर दूं मैं ऐसे, अगर ये R2 तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा, R2 होगा, राइट। और लाइट जब ग्लास से दोबारा एयर में जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। इसको थोड़ा सा स्केल का यूज करके बना लेना, तो ये एंगल क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, अगर ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम है, तो हमेशा एंगल आई एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी एंगल क्या होगा, आई, क्योंकि यहाँ पर बच्चों लाइट म्यू ए से स्टार्ट हुई और म्यू ए में ही दोबारा जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, इसी एंगल से लाइट बाहर निकलेगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा, देखो यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए, और फिर यहाँ से यहाँ के लिए, 3 बार स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा NA, इसके लिए यूज़ करूँगा NB, इसके लिए यूज़ करूँगा NC, और इसके लिए दोबारा से NA। तो इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ मैं P, इसको नाम दे रहा हूँ क्या, इसको नाम दे रहा हूँ R। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एट पॉइंट P, जब पॉइंट P पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ NA साइन I है ना, NA साइन I इट शुड बी इक्वल टू NB साइन R1। इससे अगर मैं ऐसे लिख दूं NB अपॉन में NA, तो क्या लिखा जाएगा, साइन R1 अपॉन में साइन I, ये लिख सकता हूं इस बात को मैं, और इस बात को ये भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू साइन R1 ओवर साइन I। इसको मैं नाम दे रहा हूं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये कब की बात है, जब रिफ्रैक्शन कहां पर हुआ, पॉइंट P पर हुआ। अगर रिफ्रैक्शन पॉइंट क्या ऊपर होगा,
एट पॉइंट क्यू। जब क्यू पर रिफ्रैक्शन होगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो एन बी साइन R1, एन बी साइन R1 इट शुड बी इक्वल टू एन सी साइन R2। तो यहां पर एन सी अपॉन में एन बी क्या हो जाएगा, साइन R2 ओवर साइन R1। इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिख दूंगा मैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब जब रिफ्रैक्शन होगा पॉइंट आर पर, तो यहां पर यूज कर लेता हूं मैं इस जगह पर। आई होप ये कैमरा एंगल में आ रही होगी। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं एट पॉइंट आर, जब पॉइंट आर पर रिफ्रैक्शन हुआ तो इस बात को मैं क्या लिखूंगा, एन सी साइन R2 इट शुड बी इक्वल टू एन ए साइन आई। दोबारा से साइन आई आ गया यहां पर। अब इस बात को मैं क्या लिखूंगा यहां पर, देखो एन ए ओवर एन सी इट शुड बी इक्वल टू साइन आई ओवर साइन R2। इस बात को मैं ये लिख सकता हूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सी, या मीडियम ए का विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ऐसे लिखना चाहिए मुझे, सी एन ए इट शुड बी व्हाट, साइन आई ओवर साइन R2। ये मेरे पास एक तीसरी इक्वेशन हो गई बच्चों, है ना। तीन इक्वेशंस मैंने बना ली। इसका मतलब क्या होगा, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या होगा, सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या होगा, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सी। ये तीन इक्वेशन बनाने के बाद अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो मुझे मिलता है यहां पर ए एन बी मल्टीप्लाई बाय बी एन सी मल्टीप्लाई बाय सी एन ए इट शुड बी इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, साइन साइन R1 अपॉन में साइन आई। इसको मैं कैमरा एंगल में ले लेता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन में मेरे पास क्या है, साइन R2 अपॉन में साइन R1। तीसरी इक्वेशन में क्या है मेरे पास, साइन आई अपॉन में साइन R2। राइट, अब देखो यहां पर मुझे ये चीज समझ आ रही है कि इस साइन आई से ये कैंसिल हो रहा है, साइन R1 से ये कैंसिल हो रहा है, और साइन R2 से ये कैंसिल हो रहा है। यानी कि मुझे मिल गया ए एन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाई बाय बी एन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 1 अपॉन में सी एन ए। ये मतलब ये रिलेशन वर्क करता है इस तरह से। राइट, ये यूज कैसे करना है वो मैं आपको भी न्यूमेरिकल में समझाता हूं, लेकिन ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि B का विद रिस्पेक्ट टू A रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय C का विद रिस्पेक्ट टू B रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय A का विद रिस्पेक्ट टू C। इन तीनों का अगर आपस में एक दूसरे के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं तो वो हमेशा उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ये बात मैंने प्रूफ कर दी कंपोजिट्स लैब में। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक बातें लिख रहा हूँ। स्नेल्स लॉ अप्लाई किया और एक रिलेशन ड्राइव कर दिया, भाई ये चीजें सीखनी है आपने, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों जितना भी आपने आज इस लेक्चर में सीखा, लेक्चर लेंथी जरूर हो गया बट हाँ नोट्स आपके साथ साथ बन जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि लेक्चर को एक उस पर्टिकुलर रेट पे रखूं जिससे एक इंटेलिजेंट बच्चा तो इसको कर ही पाए, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है वो भी इसको कर पाए, और जो बच्चे को कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स का डर है वो भी कंसेप्ट को ईजिली समझ पाए। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज मैं कोई क्वेश्चन में आपकी हेल्प नहीं करूंगा, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा और इन 2 क्वेश्चन के बेसिस पर आपने आज के कंसेप्ट यूज करने खुद से। 2 कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे रहा हूं आज आप मैं आपको। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है, आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन का यूज करके कि वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको 2/3, 4/9, 4/3 और 3/8। सेकेंड कमेंट बॉक्स क्वेश्चन इज
कि लाइट एयर से किसी I1 एंगल से इंसिडेंट हुई, उसने रिफ्रैक्शन एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, मीडियम 1 में एंटर हुई और मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, √2 है, और उसके बाद वो मीडियम 2 से दोबारा से एयर में एंटर हो गई और एंगल E बनाया। गिवन इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपको ये बोल रखा है कि जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, √2। आपको ये बताना है कि एंगल R2 कितना होगा, एंगल I1 कितना होगा और एंगल E कितना होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर पाओगे बच्चों। पूरी जी जान से मेहनत करना, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिक्स अच्छों का डर है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद अब डेली बेसिस पर जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको किसी तरह का कोई डर नहीं लगेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा इस वे में आपको नोट्स बनवाऊंगा कि आप जब भी पढ़ोगे नोट्स को तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सभी चीज़ें याद रह जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और मुझे इस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के आंसर जरूर करना अभी, और लेक्चर को मिस मत करना, सेम डे में लेक्चर को देखने की कोशिश करना जब भी आपको कोई लेक्चर मिले। और एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन और देना चाहूँगा, ऑप्टिक्स जब भी चलेगी आपने अपने साथ एक अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल रखनी है और स्केल साथ में रखना है। जितने भी डायग्राम्स बनने चाहिए वो आपके पेंसिल से बनने चाहिए बच्चों। ठीक है, एग्जाम में भी आपने डायग्राम पेंसिल से ही बनाने हैं ऑप्टिक्स जब आप कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।